अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व। किसको पढ़ने जा रहे हैं? जियोमैग्नेटिज्म यानी कि भूचुंबकत्व। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे साथ में मेरे कि भूचुंबकत्व हमारी जो पृथ्वी है उससे संबंधित, मतलब हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और किस तरीके से व्यवहार करती है, उसके कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग पूरे इस लेक्चर में समझेंगे। और क्वेश्चन भी उसी से आता है, भाई चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, मतलब कि जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, और उसके बाद चुंबकीय निरक्ष क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, फिर उसके बाद एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, डिप एंगल ऑफ डिप होता है, नमन कोण होता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो किस तरीके के आते हैं, तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जरूरी बात यह है कि इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं और बड़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को क्या करना है, आपको बढ़िया से शेयर करना है। इतना काम आप लोग को मेरे लिए करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे जो है आपका जो है अर्थ बना देता हूं। हमारी पृथ्वी के बारे में सब लोग को पता ही है, ठीक है, कि भाई 23.5 अंश पर क्या करती है, ये घूर्णन करती है। सबको पता है ना, 23.5 डिग्री यानी 23.5, ठीक है, डिग्री पे क्या करती है, ये रोटेशन करती है, ठीक। और ये घूर्णी गति और वृत्तीय गति, घूर्णी गति, वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन एज वेल एज सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ करती है। मतलब अपने अक्ष के परितः तो घूमती है और साथ में सूर्य की भी क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो ये जो रोटेशन करती है वो 23.5 डिग्री पे करती है। अब हम बताते हैं कि हम करेंगे, इसको नाम देंगे, सब लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर यानी कि निरक्ष, यानी कि निरक्ष में जानबूझ के बोल रहा हूं, इस चैप्टर में ये टर्म यूज होगा इसलिए। एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। मैं यहां पे बोल रहा हूं निरक्ष, ये याद रखिएगा आप लोग। अब यहां से जो हमारी जो पृथ्वी है जिस अक्ष पर घूर्णन करती है उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, यानी कि भौगोलिक अक्ष। क्या बोलेंगे उसको? भौगोलिक अक्ष। थोड़ा सा बना देते हैं हम लोग इस तरीके से इसको, भौगोलिक अक्ष को डॉटेड लाइन में आप लोग, ये दोनों को मान लीजिए परपेंडिकुलर है। भौगोलिक अक्ष इक्वेटर के क्या परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। भौगोलिक अक्ष जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है, इक्वेटर के परपेंडिकुलर है। इसको मैं लिख भी देता हूं यहां पे, जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक। शब्दों को एकदम ध्यान से दीजिएगा और बारीकी से समझिएगा। मैं बार बार रिपीट करूंगा, जियोग्राफिकल एक्सिस भौगोलिक अक्ष, और ये रहेगा उसका निरक्ष यानी कि इक्वेटर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये जो भौगोलिक अक्ष में है, यहां पर हमको मिलता है हमारा भौगोलिक उत्तर यानी कि नॉर्थ, ठीक है। इसको हम लोग NG कर देते हैं, जी मतलब जियोग्राफिकल, और ये मिलता है हमको साउथ, तो इसको SG लिख देते हैं, यानी कि भौगोलिक दक्षिण, साउथ। ये है हमारा भौगोलिक दक्षिण दिशा, ये भौगोलिक उत्तर दिशा। हम जब भी अर्थ बनाते हैं, सिंपल सा हम जब भी पढ़ते हैं, उत्तर दिशा को ऊपर लेते हैं, दक्षिण दिशा को नीचे लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं इसके साथ ही बता देता हूं, जैसे कि किस लोग को शायद ना पता हो, मैं उम्मीद करता हूं सबको पता होगा, बट फिर भी, कि इक्वेटर से ऊपर हम जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या लेते हैं? इक्वेटर से ऊपर उत्तरी अक्षांश और इसके नीचे दक्षिणी अक्षांश। ये जो लाइन है, इसके इधर जो इस तरीके की जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें आप लोग को नजर आती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और वो इसके अगर इस लाइन के अगर देखा जाए, यानी जियोग्राफिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो वो होता है आपका पश्चिमी देशांतर, और इसके आगे देखें, राइट साइड देखें, वो होता है आपका पूर्वी देशांतर। इतना नॉलेज सबको होगा। हम यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन मैंने क्या किया, ऐसा ड्रॉ किया। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर भी एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब यहां पे 4 लाइन आपको नजर आ रहे हैं, 2 डॉटेड और 2 स्ट्रेट लाइन, 4 लाइन नजर आ रहे हैं। ये जो है, ये है आपका पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष है? चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष। क्या है?
चुंबकीय अक्ष, और इसीलिए ये चूंकि गया हुआ है, इसको हम लोग बोल देंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष। याद रखिएगा सारे टर्म्स, भौगोलिक अक्ष, ठीक है, भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, सारे टर्म्स को मैं अलग से फिर से समझाऊंगा, ध्यान देते रहिए डायग्राम में। इसको मैंने कहा चुंबकीय अक्ष, और इस चुंबकीय अक्ष पर यहां और यहां, ठीक है, ऐसे बेसिकली कुछ जगह डेटा दिया रहता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, यानी दिक्पात कोण बोलते हैं। समझाऊंगा मैं बाद में आगे चल के, लेकिन ये फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इन द सेंस कि हर बार क्या होता है, पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और उनके कारण क्या होता है कि ये शिफ्ट होते रहता है। ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने की वजह से ये कभी कुछ साल पहले 20 डिग्री बन रहा होगा, तो अभी रिसेंटली इसको देखा जाए तो 9 डिग्री समथिंग, इसके पहले कुछ दिनों पहले 17 डिग्री बन रहा था, 17 डिग्री का कुछ समय पहले 4 अंश, मतलब ये फिक्स नहीं है। बट फिर भी बेसिकली एक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर लेके चले इसको, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने NG लिखा है, यहां पे SG लिखा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं SM और यहां पे लिख रहा हूं NM, NM SM। आप लोग को साफ नजर आ रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। भौगोलिक उत्तर की दिशा में चुंबकीय दक्षिण मिलता है, भौगोलिक उत्तर की दिशा में चुंबकीय दक्षिण मिलेगा, और भौगोलिक दक्षिण की दिशा में चुंबकीय उत्तर मिलेगा आपको। आप ये एकदम गांठ बांध लीजिए, ये पॉइंट उल्टा नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि भौगोलिक उत्तर की दिशा में चुंबकीय दक्षिण और भौगोलिक दक्षिण की दिशा में चुंबकीय उत्तर। अभी कहां मिल रहे हैं ये देखिए, तो ऐसा माना जाता है कि 2220 किलोमीटर दूर कनाडा स्थित किसी जगह में भौगोलिक उत्तर के किधर, उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर कितना माना जाता है, यहां पे देखिए तो 73.25 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, और 96 डिग्री पश्चिमी देशांतर में हमको क्या प्राप्त होता है, हमारा चुंबकीय दक्षिण यानी मैग्नेटिक साउथ प्राप्त होता है। किससे, भौगोलिक उत्तर से। कितना दूर, 2220 किलोमीटर दूर, ठीक है, समथिंग 2000 किलोमीटर के अराउंड हमको मिलता है। भौगोलिक उत्तर से चुंबकीय दक्षिण प्राप्त होता है, हमारी पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर से चुंबकीय दक्षिण प्राप्त होता है, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ प्राप्त होता है, ठीक है। कहीं जान लीजिए कि थोड़ा बहुत एरर आ गया, बोलने में गलती हो गई, तो आप, मैंने लिख दिया है, ठीक है, हो जाता है ह्यूमन एरर कभी कभी। तो इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं कि उत्तरी अक्षांश पश्चिमी देशांतर में, तो इसका लोकेशन कहां होगा, दक्षिणी अक्षांश पूर्वी देशांतर। तो दक्षिणी अक्षांश में 73 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, और 155 अंश पूर्वी देशांतर में, वही 2000 किलोमीटर के अराउंड हमको अब हमारा चुंबकीय उत्तर भौगोलिक दक्षिण के किधर मिलता है, 73 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 155 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास कहीं मिलता है। मतलब कि हमारे भौगोलिक दक्षिण से क्या पाया जाता है, के पास में कौन पाया जाता है, चुंबकीय उत्तर। तो इस तरीके से आपने देखा, यानी कि ये जो है हमारा जो डॉट लाइन थी, ये हमारी थी भौगोलिक अक्ष। क्या थी, हमारी भौगोलिक अक्ष थी। ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी, ये हमारा चुंबकीय अक्ष था, मैग्नेटिक एक्सिस था। अब सोचिए कि ऐसे एक सेव की तरह हमारा पृथ्वी है। मैंने ये जो लाइन बनाई, ये सीधी स्ट्रेट बनाई, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस को, भौगोलिक अक्ष को, और इसको टेढ़ा करके बनाया मैग्नेटिक अक्ष को। अब इसके परितः को काट दिया जाए, काटा जाए, ठीक है, या ऐसा तल जो इसको क्या कर रहा हो, काटते हुए जाए, ठीक, क्या होगा, काटते हुए जाए, तो एक तल बनेगा, एक तल प्राप्त होगा, एक प्लेन प्राप्त होगा हम लोग को। उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामयोत्तर। क्या बोलते हैं हम लोग, भौगोलिक यामयोत्तर। क्या बोलेंगे उसको, भौगोलिक यामयोत्तर, ठीक है। भौगोलिक अक्ष के परितः, ठीक है, इसको क्या किया जाए,
काटा जाए मतलब कि यहां पर कल्पना कीजिए कि एक तल है, ठीक इस पार से उस पार, उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल, भौगोलिक यामयोत्तर, ये वर्ड आप लोग को बार बार परेशान कर रहा होगा, आज के बाद नहीं करेगा। ठीक, हम ऐसा कल्पना करते हैं, मेरे पास सेव रहता तो मैं काट देता आर पर और उसको दिखाता, वहां एक पेज लगा के, आप एज्यूम कर पा रहे होंगे। तो वो क्या कहलाता, अगर जियोग्राफिकल एक्सेस पर है तो जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी कि भौगोलिक यामयोत्तर कहलाएगा। जियोग्राफिकल एक्सेस के परितः अगर काटा गया है या वहां पे हम कल्पना कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक यामयोत्तर। और ठीक यही काम चुंबकीय अक्ष के परितः किया जाए और यहां पर हम कल्पना करें कि एक प्लेन है, एक तल है, ठीक है, आर पार पृथ्वी के, तो यहां पे अगर कोई तल है तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सब लोगों ने नाम सुन रखा है लेकिन कंफ्यूजन होता है, मैं जान रहा हूं, मुझे तो हुआ है, अब पता नहीं आप लोगों में से किसी को ना हुआ हो, और हम लोग उसको नाम देते हैं चुंबकीय यामयोत्तर। ये दोनों बड़ा समझना जरूरी है क्योंकि एंगल्स जो आने वाले, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, तो वो सब इन्हीं दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। चुंबकीय यामयोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर। पहले हमने शुरुआत की थी चुंबकीय अक्ष से, फिर हमने समझा मैग्नेटिक एक्सिस को, फिर हमने डायरेक्शंस भी देख लिए, अल्टी पल्टी है, ठीक है, लोकेशन तक देखा हमने, और उसके बाद हमने जान लिया कि भाई चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर किसे कहेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये हम पूरा डायग्राम समझ चुके हैं, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये जो एंगल है ये 17.5, कहीं कहीं 9.69 डिग्री, कहीं कहीं 4 डिग्री, तो अलग अलग लेता है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से क्या होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं कुछ डिफिनीशंस को और इनको समझना बड़ा ही जरूरी है। पहला है हमारा चुंबकीय निरक्ष, फिर उदासीन बिंदु। कुछ डिफिनीशंस हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन यानी कि चुंबकीय यामयोत्तर समझा चुका हूं मैं फिलहाल, लेकिन फिर भी समझाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामयोत्तर यानी कि जियोग्राफिकल मेरिडियन। और उसके बाद है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी कि दिक्पात कोण, सब नाम आपने सुन रखा होगा। एंगल ऑफ डीप यानी नमन या नति कोण इसको कहते हैं, और ये संबंध रहेगा आई, एच एंड वी में। तो एक बार में आपको बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आपने जो अर्थ का पूरा डायग्राम है मैंने आपको समझाया और आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो, ठीक है, बड़ी ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। इसीलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, इतना आपको मेरे लिए जरूर करना होगा। और ये चीज जो है ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चलते हैं, देखते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर यानी चुंबकीय निरक्ष किसको कहेंगे, ठीक है। तो मैंने जब डायग्राम बनाया था, मैं एक एक चीज आपको डायग्राम से रिकॉल करके समझाते हुए चलता हूं। तो मैंने ऐसा डॉटेड लाइन वाला बनाया था, मैंने उसको जियोग्राफिकल एक्सिस कहा था, इसके परपेंडिकुलर था इक्वेटर। मैंने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, उसको कहा था मैंने मैग्नेटिक एक्सिस यानी चुंबकीय अक्ष। इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर यहां पे मैंने एक एक्सिस बनाया था, उसको मैंने कहा था मैग्नेटिक इक्वेटर यानी चुंबकीय निरक्ष। क्या कहा था मैंने इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर यानी चुंबकीय निरक्ष कहा था, चुंबकीय अक्ष के लंब तल को, ठीक है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर एक्चुअल में डिफिनीशन अगर डिफाइन करने जाएंगे हम तो कहेंगे कि चुंबकीय अक्ष के लंब तल में ऐसा अक्ष या ऐसा कि जहां प्रत्येक बिंदु पर जब हम चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली हैंग करेंगे, यानी कि इसको फ्री छोड़ देंगे कि तो मूव हो भाई, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे। ध्यान से सुनिएगा कि चुंबकीय तल, चुंबकीय अक्ष के लंब तल, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वहां पर कोई भी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल को क्या करेंगे, लटकाएंगे, हैंग करेंगे फ्रीली। तो वो क्या करेगी, वो किस दिशा में जाकर ठहरेगी? तो किसी दिशा में नहीं, ठीक है। वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ना वो साउथ ना आपका नॉर्थ, वो हॉरिजॉन्टल क्या होगी? क्षैतिज कि क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएगी, समांतर आपको वह इंडिकेट करेगी। तो हम जान पाएंगे कि वो कौन सा है भाई, तो वो है मैग्नेटिक इक्वेटर यानी कि चुंबकीय निरक्ष, उसको हम लोग कहेंगे। बिल्कुल आप जान गए, मैग्नेटिक निडल आप जैसे ही लटकाओगे वो हमेशा क्या करने लगता है, आपको उत्तर दक्षिण दिशा इंगित करने लगता है, इंडिकेट करने लगता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। बट ऐसा भी पोजीशन है यानी कि एक प्लेन है, ठीक है, लंब तल है, ठीक है, जहां पर वो ऐसा नहीं करेगी, सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल रह जाएगी, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय निरक्ष,
तो ये पहला डेफिनेशन आपका होता है कंप्लीट। दूसरा समझिएगा, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसको कहेंगे? तो न्यूट्रल पॉइंट उसको कहेंगे कि जहां पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और कोई चुंबक है, मैग्नेट है, ठीक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय अक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, पर्टिकुलर चुंबकीय एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ये दोनों एक ऐसे जगह पर जाएं और वहां पे इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसल आउट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो वहां पर कोई भी चुंबकीय प्रभाव हमें देखने नहीं मिलेगा। उस बिंदु को उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहां पे वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? रद्द कर देंगे। ठीक, तो ये कहलाएगा आपका उदासीन बिंदु। चुंबकीय याम्योत्तर, भाई मैंने बनाया था डॉटेड लाइन, आपका था भौगोलिक अक्ष और ये था आपका चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ठीक है, ये चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर, ठीक है। चुंबकीय दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाला जो अक्ष होता है वो कहलाता है चुंबकीय अक्ष। ठीक, यानी कि मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाला जो एक्सिस होगा वो कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। अब इस एक्सिस के क्या है कि ऊर्ध्वतल में, मतलब वर्टिकली हम एक प्लेन यानी कि तल की कल्पना करते हैं, वही तल क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर। मैंने बताया भी था कि सेव मान लेते हैं और काट देते हैं, तो ऐसा जो सीधे क्या होगा? ऊर्ध्वतल, वर्टिकल प्लेन एक ठोक यहां पे आप इमेजिन कीजिए, वही क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्योत्तर। अब ठीक इसके साथ साथ आप इसको भी देख सकते हैं, अगला जो है आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर। तो बिल्कुल भाई, ये जो डॉटेड लाइन मैंने समझाई थी आपको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष, यानी कि जियोग्राफिकल एक्सिस। मतलब कि आपका जो है भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण, जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाला जो एक्सिस है वो एक्सिस कहलाता है आपका जियोग्राफिकल एक्सिस यानी भौगोलिक अक्ष। और इस पर ऊर्ध्वतल यानी वर्टिकल एक प्लेन की कल्पना करें, वही ऊर्ध्वतल क्या कहलाता है? आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन यानी भौगोलिक याम्योत्तर। मतलब ये एक सेव है, इमेजिन कीजिए, इसको बीच से काटा जाए ऐसे और एक तल की कल्पना की जाए, तो वो तल क्या होगा? आपका भौगोलिक याम्योत्तर। अब एक चीज और बताइए, ये रहा आपका भौगोलिक याम्योत्तर ये वाला, और ये रहा आपका चुंबकीय याम्योत्तर। यहां पे जो कोण बनता है इन दोनों के बीच में, मैं एक अलग डायग्राम से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इस कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगला टॉपिक है, ठीक, एक दूसरे से रिलेट करके आप कितने आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इसलिए शेयर बनता है। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं डायग्राम्स, दो डायग्राम बनाता हूं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे बड़ा बना लेते हैं, इसको ऐसे और लेके चल जाते हैं। इसको मैं 5 से इंडिकेट करता हूं, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। ठीक, ये जो है ये जो नजर आ रहा है आपको, ये इस तरीके से एक डायग्राम नजर आ रहा होगा और एक ये इस तरीके से है। ठीक, ये दोनों जाके मिल रहे हैं, ये यहां तक तो स्ट्रेट आएगा। ये है आपका सेंटर अर्थ का। ठीक, वहां से इस तरीके से, मतलब ये काट के निकाला गया है और उसको मैं 3D में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, आप लोग इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और इसके जो कंपोनेंट निकाले जाएंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक निकलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष है, ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला मैं ऐसा करता हूं, ऐसे बना देता हूं कि मैं आपको अच्छे समझा पाऊं। ठीक है, ये वाला है चुंबकीय अक्ष और जो ये वाला है ये भौगोलिक अक्ष है। तो ये चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच में देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यानी दिक्पात कोण। चुंबकीय याम्योत्तर
ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाएगा। मतलब चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कोण दिक्पात कोण कहलाता है। सिंपली आप देख पा रहे होंगे, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके दो घटक होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो मैंने ऐसे जनरली बता दिया आपको यहाँ पे। ये इसलिए बताया क्योंकि अगला जो है वो है नमन कोण, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा अब आप लोगों को। इसी वीडियो के साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे एसीएफ में आए हुए। ठीक, चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नमन कोण। पूरा जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आपको वहां से मिल जाना है। बढ़िया से उसमें समझाया गया। नमन कोण देखते हैं। नमन कोण कहता है कि अगर हम फ्रीली एक ठोक मैग्नेटिक नीडल को हैंग करें, लटकाएं, तो वो क्या करेगी भाई? मतलब कि एक चुंबकीय सुई है तो क्या करेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। ठीक, ये साउथ और ये नॉर्थ। ये मुझे कैसे पता चला ये साउथ ही होगा ये नॉर्थ ही होगा? देखते जाइए आप लोग। अब यहां बनाइए ठीक, जैसे ही आप इसको लटकाते हैं तो इसका दक्षिण दिशा यानी मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई का जो दक्षिण है, साउथ पोल है, वो जिधर की ओर इंगित करेगा। मतलब उधर क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं वो कहां से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, यानी कि इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यानी कि इधर क्या होगा? पक्का नॉर्थ पोल, इसीलिए साउथ को क्या कर रहा है? वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे उसकी जो इंटेंसिटी है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या जो भी लग रहा होगा जिसके प्रभाव से ये क्या खींचा जा रहा होगा और इस दिशा में जाकर ठहर रहा है। अब जो ये है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके होंगे दो घटक। दो घटक यानी कि कभी भी किसी भी कंपोनेंट के दो आपके फैक्टर्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे सॉरी। या एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। इसको आप लोग बी एच या केवल एच से भी दर्शा सकते हैं, इसको बी वी या वी से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या था? आपका बी था, मतलब चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड था जो इसको क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इससे हमको पता चला उसका डायरेक्शन का। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एक एंगल बन रहा है और उस एंगल को हम लोग नाम देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। मतलब कि चुंबकीय क्षैतिज, चुंबकीय अक्ष के क्षैतिज वाले से जो चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, वो जो कोण बनाती है, उस कोण को हम लोग नमन कोण का नाम देते हैं या नति कोण का नाम देते हैं या एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। सिंपल शब्दों में आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। तो यहां जो एंगल बना वो क्या कहलाता है? आपका नमन कोण या नति कोण, यानी कि एंगल ऑफ डीप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नमन कोण भी क्या हो गया? क्लियर। क्षैतिज घटक और जो स्वतंत्रता पूर्वक जो चुंबकीय सुई लटकी है तो उसके बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? नमन कोण या नति कोण कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी डायग्राम को हम लोग लेके आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो आई है, ठीक है, ये आई आपको नजर आ रहा होगा। अब यहां पे इसको हम लोग मिला लेते हैं और इसको भी मिला लेते हैं, ऐसा बन जाएगा। आई जिसके साथ थीटा बना रहा है वहां पे आता है उसका कॉस थीटा वाला फैक्टर। मतलब जो h है उसकी वैल्यू हो जाएगी आई कॉस ऑफ थीटा, और आई जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा होता है उसके साथ कौन आता है? साइन वाला फैक्टर। तो v की वैल्यू क्या हो गई? आई साइन थीटा। h की वैल्यू क्या हो गई? आई कॉस थीटा। v की वैल्यू क्या हो गई? आई साइन थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान आई साइन थीटा और क्षैतिज घटक का मान आई कॉस थीटा। तो अब इस तरीके से अब यहाँ पे इन दोनों का जब हम अनुपात निकालेंगे, मतलब कि हमको मिल गया, अब सब कुछ हो चुका है, हम जा रहे हैं रिलेशन देखने इन दोनों में। डायरेक्ट इसी से रिलेशन निकाल देते हैं। अब ए ओ ए बी ए जी डायग्राम जो है वो नोट्स में मिल जाएगा आपको, आप बिल्कुल यह समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो h है उसकी वैल्यू है आई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, और v की वैल्यू है आई साइन थीटा, इक्वेशन नंबर
2 कर लेते हैं। h है आपका i cos थीटा और जो b है वो है आपका i sin थीटा। तो इसके बाद हम जो देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं कि भाई इक्वेशन 2 है डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा v अपॉन एच इक्वल्स टू आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आई और आई कैंसिल, तो v अपॉन एच इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा। तो v इज इक्वल्स टू एच ऑफ टेन थीटा, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के टेन थीटा के क्या होगा, मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख पाया v और h के बीच का रिलेशन कि v इक्वल्स टू एच टेन थीटा। अब एक रिलेशन और इनके बीच का देख लीजिए कि इन दोनों को आप स्क्वायर कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, तो ये आएगा एच स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा v स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, कंप्लीट। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो इधर आएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा और उधर हम जोड़ेंगे आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस तरीके से हमको मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इधर आई स्क्वायर कॉमन, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इसकी वैल्यू हुई और यहाँ पे आपका बचा हुआ आई स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई स्क्वायर इक्वल्स टू मिल गया आपको एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। और या फिर आप लिखिए आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये भी आपको क्या मिल गया, एक रिलेशन मिल गया आई वी और एच में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और जो उसकी इंटेंसिटी है। तो ये इस तरीके से पूरे रिलेशंस थे। इन रिलेशंस को भी आपने क्या किया, बड़े बखूबी से देखा। अब हम देखते हैं एसीएफ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो अब बोर्ड पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा क्वेश्चन जो आया हुआ है एसीएफ में, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ए बार मैग्नेट is divided in two pieces, which of the following statement are true। मतलब कि एक दंड चुंबक है, उसे दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित कर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। एक दंड चुंबक है, उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन क्या होगा, सत्य होगा। द बार मैग्नेट, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, द बार मैग्नेट्स आर डाईमैग्नेटाइज्ड, यानी कि विचुंबकित हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ईच सेपरेटेड पीस बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर, मतलब अलग होने के बाद जो उनके जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन, द मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड, उनके जो पोल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा बवाल टाइप का कुछ होगा। और जो चौथा है, द न्यू बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड, यानी कि नए दंड चुंबक बन जाएंगे। और पांचवा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, यानी कि एक बार मैग्नेट को आप तोड़ दोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा बवाल टाइप का कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या, मैंने पढ़ाया था कि इसका एक एक अणु अपने आप में पूर्ण चुंबक है। ये N है और ये S है, आप काट देते हो या तोड़ देते हो तो ये फिर से NS और NS के दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि अलग अलग बार मैग्नेट्स बन जाएंगे, यानी टू न्यू बार मैग्नेट्स आर क्या हो जाएंगे, क्रिएटेड। टू न्यू बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। एसीएफ 2017 क्वेश्चन था, देखिए कितना ईजी आया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो जो पूछा है, टू मेक पावरफुल मैग्नेट्स द मटेरियल यूज्ड, मतलब पावरफुल मैग्नेट यानी कि शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ऑप्शन है एल्निको, बी एल्यूमिनियम, सी कोबाल्ट और डी फेराइट और फिफ्थ आयरन। आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन जो यूज होता है वो मैग्नेटिक कीपर के लिए, चुंबकीय रक्षक के लिए प्रयोग होता है। एल्निको के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट साथ में आयरन, इसका एलॉय जो है वो क्या होता है, एल्निको कहलाता है और वो यूज होता है परमानेंट मैग्नेट यानी शक्तिशाली चुंबक बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट इज ए, ऑप्शन नंबर ए यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या है। पहला है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल कांस्टेंट, सी है स्केलर क्वांटिटी, डी है वेक्टर क्वांटिटी, ई है नन ऑफ दिस। मतलब कि ध्रुव प्राबल्य या फिर नियतांक है ये सार्वत्रिक, या फिर अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है।
ध्रुव प्राबल्य अदिश राशि है, याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा इसके बाद है, हाँ क्वेश्चन आया हुआ है एसीएफ 2016 में, आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एंड वर्टिकल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ अर्थ एट विच एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। मतलब कि इन दोनों में संबंध क्या होगा, बोल रहा है कि जहां पे क्या है एंगल ऑफ डिप यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और आपसे पूछा है वी और एच में रिलेशन, तो भाई ये होता है आई कॉस थीटा और ये होता है, ओहो ये होता है, मैंने ऊपर लिख दिया था, तो ये होता है आई कॉस थीटा। अब हमारे पास जो है इंटेंसिटीज के बारे में बात किया है, तो आई साइन 45 कॉस 45, ये दोनों की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आई अपॉन रूट 2 और ये भी हो जाएगी आई अपॉन रूट 2। अब चलिए देखते हैं, ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया इसको कि जो वर्टिकल इंटेंसिटी है और हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी है, यानी कि हिंदी में अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो उसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में यानी कि क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच में क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा जब नमन कोण का मान 45 अंश दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है वर्टिकल कंपोनेंट इज ग्रेटर, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊर्ध्वाधर जो मान है, ऊर्ध्वाधर घटक है, उसकी जो मान है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकंड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर, यानी कि जो क्षैतिज घटक है उसका मान ज्यादा होगा। थर्ड है वर्टिकल इंटेंसिटी इज लेस, यानी कि क्षैतिज तीव्रता ऊर्ध्वाधर तीव्रता कम होगी। बोथ इंटेंसिटीज आर इक्वल, यानी दोनों ही तीव्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आई अपॉन रूट 2 आई अपॉन रूट 2 बराबर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके से एसीएफ के आए हुए क्वेश्चन हो गए। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं सोच रहा हूं कि जरूरी है और आप लोग को यहीं करवा दिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन आपको अब बोर्ड पे प्रोजेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, इंग्लिश में, कि ये बोल रहा है कि एट अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रोजेक्ट हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रूट 3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के। ठीक है, फाइंड एंगल ऑफ डिप बोला है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रूट 3, इसकी वैल्यू आई साइन थीटा। ठीक है, इसको इधर लाइए, आई कॉस थीटा अपॉन आई साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3, ये आई आई कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट 3, तो ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ये कॉट 30 का मान, और थीटा इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 30 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल गया कि क्या होगा, एंगल ऑफ डिप कितना होगा, 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री। तो इजीली आप बना पाए इस क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है वो भी देख लीजिए, कि बोल रहा है कि इफ एंगल ऑफ डिप एट 2 प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, 30 डिग्री एक जगह पे है और एक जगह पे है 45 डिग्री, आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बोला है, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। इसके लिए मान लेता हूं H1 और इसके लिए मान लेता हूं H2। दिया हुआ है H1 का वैल्यू 30 डिग्री और H2 के लिए जो एंगल ऑफ डिप है उसका वैल्यू दिया है 45 डिग्री। मतलब H1 जो है वो हो जाएगा I cos ऑफ थीटा 1 और H2 जो हो जाएगा I cos ऑफ थीटा 2। तो आप ध्यान दीजिए, H1 अपॉन H2 का जैसी रेशियो निकालेंगे हम लोग, I1 I कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos ऑफ 30, ठीक है, और डिवाइडेड बाई cos ऑफ 45। तो ये देखिए cos ऑफ 30 की वैल्यू √3/2 और 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो √3/√2, तो ये आ जाएगा √3 रेशियो √2। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से होता है कंप्लीट। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर लाइक कम से कम, जो मैं टारगेट करता हूं कि 2 दिन में कम से कम मुझे 300 लाइक्स मिलने चाहिए इस वीडियो पे। ठीक है, ऐसे जोक था, आप लोग की मर्जी के ऊपर है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।